अब हम इन तीनों केसेस के लिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करेंगे। एक वायर ले लिया जिस पर क्या है कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये वायर जो है उसकी लेंथ जो है वो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक है, यानी इसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट है। अब अगर बाई सिमेट्री हम इसके किसी भी पॉइंट पर बाई सिमेट्री अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर जो इससे पोजीशन कहीं सेपरेशन r पर प्रेजेंट होगा, इस सेपरेशन को हमने r कह दिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम फील्ड वैल्यू देखते हैं हर अलग अलग चार्ज के लिए, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। अगर हम इस चार्ज की बात करते हैं, इस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, इसकी वजह से कोई फील्ड होगी, वो क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो कैसी होगी, कुछ इस तरह होगी। वैसे ही अगर हम इस चार्ज के लिए वही फील्ड देखते हैं तो अलोंग द डायरेक्शन होगी इस तरह होगी। वहीं अगर दूसरे सेक्शन की बात की जाए तो दूसरे सेक्शन की फील्ड जो होगी वो भी अलोंग द डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। ऐसा ही बाइसिमेट्री नीचे से भी हम ऐसा ही देख सकते हैं, अलोंग द डायरेक्शन कुछ ऐसी ही। अब इस केस में हम इसको नेम अगर E2 देते हैं तो बाइसिमेट्री ये भी क्या होगा, E2 ही होगा। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन से सेम सेपरेशन पर, जिस सेपरेशन x पर ये है उसी सेम सेपरेशन x पर नीचे भी चार्ज किया गया। तो ये दोनों क्या होंगी, वेक्टर। ऐसे ही अगर हम इनर वालों को देखें तो अंदर वाले जितने भी होंगे उनके लिए भी क्या होगा, अगर हम इसको E1 कहते हैं, इसकी डायरेक्शन ऐसी बाय सिमेट्री, दूसरा भी E1 ही होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में इसकी सेपरेशन अगर y है तो नीचे वाले की भी सेपरेशन कितनी है, y ही है। तो इस सेंटर के अराउंड बाय सिमेट्री अगर देखें तो जितने भी पोजीशंस हैं, हर पोजीशन के लिए अगर हम वेक्टर बनाते जाते हैं तो ये वेक्टर्स कैसे बनेंगे, कुछ ऐसे ही बनते हैं। और बाई सिमेट्री जिस तरह का वेक्टर हमको ऊपर मिलेगा उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमें नीचे भी मिलेगा, बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी। अब अगर हम हर वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करें, अगर हम वेक्टर E1 को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, नीचे वाले वेक्टर को, वैसे ही ऊपर वाले वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे हम ये पाएंगे कि E1 का ये पोर्शन कितना कहलाएगा, E1 cos थीटा, अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, और ये E1 sin थीटा। वैसे ही नीचे वाले E1 के लिए भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको भी हम क्या कहेंगे, E1 cos थीटा, और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, E1 sin थीटा। बाइसिमेट्री अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसके वर्टिकल सेक्शन में, इस वर्टिकल सेक्शन में जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करती चले जाएंगे। यानी हर बार हमको जो वर्टिकल सेक्शन में जो भी फील्ड मिलेगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करती चली जाएगी। E2 के लिए भी वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वाला और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे ही नीचे वाले E2 के लिए भी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस केस के लिए भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, दोनों के अलग अलग कंपोनेंट्स। यहाँ क्या आएगा, E2 sin थीटा और ऊपर E2 sin थीटा। यानी इन दोनों केस में हर बार जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट्स बचेंगे ही नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हर बार नेट कंपोनेंट हमको क्या मिलेगा, केवल इसी डायरेक्शन में मिलता रहेगा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E3 cos थीटा, E4 cos थीटा, यानी नेट रिजल्टेंट हमको हर बार इसी डायरेक्शन में मिलेगा। ऐसा ही हर पॉइंट पर होगा क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है। हर पोजीशन से हम सिमेट्री देख सकते हैं, जहां से देखना चाहे वहां से सिमेट्री देख सकते हैं। यानी हर पोजीशन पर इसकी अगर हम
डायरेक्शन ऑफ फील्ड देखेंगे तो हर बार हमको कैसे मिलेगी, परपेंडिकुलर टू द वायर ही मिलेगी। अब फील्ड देखने के बाद से हमें एक ऐसा सरफेस चाहिए जो इस यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में सिमेट्रिक रहे, और द सिमेट्री हमको फॉलो अप करता है। यहाँ पे सिमेट्रिक फॉलो अप करने का एक ही तरीका है कि वो सरफेस कैसा हो, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस कंटेन किए हुए। ऐसी ही लाइन चारों तरफ खींचते रहेंगे तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये कुछ सिलेंडर की तरह का कोई एक सरफेस डिजाइन होता हुआ हमको दिखाई देगा। यानी इस केस में अगर हम एक सिलेंडर चूज कर लेते हैं एक लेंथ एल का, जिसके लेंथ कितने रहते हैं एल, तो ये लेंथ एल का जो सिलेंडर है वो कुछ एक एरिया या कुछ एक लेंथ इस वायर की इनक्लोज कर सकता है। जैसे ही इनक्लोज करने की बात आई, हमारे दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो किसका आता है, गॉस का। अब देखिए यहाँ पे हमने जो सरफेस चूज किया है, इस सरफेस की जगह हम कोई और भी सरफेस चूज कर सकते हैं जहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पी की बात की जा रही है। यानी अगर हमने ये पॉइंट पी कहा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर निकालने के लिए हमारे पास कई तरह की ज्योमेट्रीज हो सकती है। एक ज्योमेट्री ऐसी भी हो सकती है, इस वायर को इनक्लोज करती हुई एक ज्योमेट्री ऐसी भी हो सकती है, और इसको इसी सरफेस को ऊपर और नीचे की ओर हम एक्सटेंड कर सकते हैं चाहे तो। एक ज्योमेट्री दूसरी तरह की भी हो सकती है जिसमें हम यहाँ पे एक सर्कल भी ले सकते हैं या स्फीयर भी ले सकते हैं, जो स्फीयर जो है इसको क्लोज कर रहा हो और पी से क्रॉस कर रहा है। इस केस में और सिलेंडर के केस में, और अभी हमने जो सरफेस लिया उस केस में, ये इनक्लोजिंग सरफेस मतलब इस वायर को क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। यानी कैसा है, ये सरफेस है अराउंड द वायर। तो इसमें से हम किसी भी तरह के सरफेस को चूज कर सकते हैं। गॉस हमें ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बट क्या हम इस सरफेस के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हर बार अगर हम देखेंगे तो वायर के अराउंड, अगर ये वायर है तो वायर के अराउंड क्या हो रहा है कि फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली निकल रही है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसे ही इधर जा रहा है, ऐसे ही इधर, ऐसे ही इधर जा रहा है, ऐसे ही बैकवर्ड जा रहा है, ऐसे ही फॉरवर्ड आ रहा है, ऐसे ही पीछे की ओर जा रहा है। यानी इससे रेडियली हर तरफ लाइंस निकल रही हैं, फील्ड लाइंस। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव कर लिया है कि लाइंस किस तरह निकलेगी, इससे रेडियली आउटवर्ड ही निकलेंगी, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो ये हर तरफ से रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है। अब रेडियली आउटवर्ड निकलने वाली लाइंस सिमेट्रिक नहीं रह जाएंगी अगर हम कौन सा सरफेस चूज करते हैं, ये कोई आर्बिट्ररी सरफेस चूज करते हैं। अगर हमने ऐसा सरफेस चूज कर लिया, इसको हमने कह दिया सरफेस 1, इसको कह दिया हमने सरफेस 2। हम सरफेस 1 भी चूज कर सकते हैं, सरफेस 2 भी चूज कर सकते हैं, गॉस हमें बिल्कुल नहीं रोकता है। लेकिन सरफेस 1 के लिए हर बार क्या होगा, वेक्टर, सरफेस वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, हर बार वेरी करेगी। यानी इस पोजीशन पे सरफेस वेक्टर डायरेक्शन इधर होगा, इस पोजीशन पे इधर होगा। यानी हर पोर्शन के लिए वेक्टर डायरेक्शन हर बार अलग अलग मिलेगी। और वहीं हम फील्ड की डायरेक्शन देखें तो हर पोजीशन पे फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड हो रही है। यानी हर बार हमको अलग अलग एंगल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस केस में θ1 होगा, ये रही फील्ड, ये रहा वेक्टर। इस केस में θ2 होगा, इस केस में θ3 होगा। यानी हर बार हमको अलग अलग थीटा मिलेगा। और हम ये जानते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या कहता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। सरफेस एरिया तो पहले सबसे पहले कैलकुलेट करना दुनिया का सबसे टफेस्ट वर्क होगा इस तरह के सरफेस के लिए। दूसरा, उस हर बार उसके और फील्ड के बीच के एंगल को निकालना दूसरा टीडियस वर्क हो जाएगा। बस हम इतना ही कह पाएंगे Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम बस इतना ही बता पाएंगे कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है। यानी हर बार हमारा मोटिव ऐसा होना चाहिए कि हम एक आसान सा सरफेस चूज करते हैं, और इन सभी में आसान सा सरफेस जो है वो ये हमारा सिलेंडर ही बन रहा है। कैसे? दूसरे केस में बात कर लेते हैं। अगर हम स्फीयर लेते हैं
तो स्फीयर से यहाँ पे रेडियल वेक्टर फील्ड एरियल वेक्टर डायरेक्शन इधर होगी, इसकी एरियल वेक्टर डायरेक्शन इधर, इसकी एरियल वेक्टर डायरेक्शन इधर, इसकी एरियल वेक्टर डायरेक्शन इधर, यानी हर तरफ इधर से बाहर की ओर होगी। ये पूरा एक क्लोज सरफेस है, इधर से बाहर की ओर होगी। अब यहाँ पे फील्ड डायरेक्शन कैसी है? फील्ड डायरेक्शन और इसके बीच का एंगल बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे θ1, यहाँ पे कुछ और एंगल हो सकता है, θ1 इधर भी हो बाई सिमेट्री, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना हो जाए, θ2 हो जाए, यहाँ पे एंगल θ3 हो जाए। तो यहाँ पे भी हमको अलग अलग एंगल्स मिल रहे हैं, यानी हमको इस पे अगेन बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। बट जो हमने ये वाला सरफेस चूज किया है येलो कलर का, उस सरफेस से ज्यादा आसान स्फेरिकल सरफेस होगा। लेकिन इस स्फेरिकल सरफेस की जगह अगर हम सिलेंडर चूज कर लेते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, फील्ड और सरफेस एरिया और उनके बीच का रेडियल एक्शन। क्यों? क्योंकि हर पोर्शन पे फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। हर पोर्शन पे अगर हम देखें तो फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए कैलकुलेट करना, एरिया कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम एरियल वेक्टर डायरेक्शन देखें तो हमको केवल 3 ऐसे सरफेस दिखाई देंगे। पिछले केस में हमको एक से ज्यादा इतने सरफेस दिखाई दे रहे थे, इतने नंबर ऑफ सरफेसेस थे कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते थे इजीली। इस केस में हमको एक सरफेस जो है ये इसका लेंथ दिखाई दे रहा है, दूसरा सरफेस इसका ऊपर और तीसरा सरफेस इसका नीचे, और ये तीनों सरफेस आपस में सिमेट्री कंटेन किए हुए हैं। यानी इस पोर्शन में हम किसी भी पोर्शन पे एरियल वेक्टर बनाए तो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड ही रहेगा। ये रहा फील्ड, ये रहा एरिया वेक्टर। नीचे के केस में भी A3 एरिया वेक्टर, और इस केस में भी A1 एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे हमको केवल और केवल 3 ही एरिया वेक्टर मिल रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम हर बार ऐसा सरफेस चूज करें जिसमें हमको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। बस इसी रीजन से हम लाइन के लिए एक सिलेंडर चूज करते हैं। अब लाइन के लिए सिलेंडर चूज कर दिया तो अब हम गॉस के फर्स्ट सेक्शन E.ds को आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कितने पोर्शंस होंगे, +1 ++2 ++3, ऊपर के सरफेस के लिए, नीचे के सरफेस रेडियल सरफेस के लिए, और सिलेंडर के इस लीनियर सरफेस के लिए। इन तीनों का फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो E तो हर केस में सिमेट्रिक है, E नहीं चेंज हो रहा है, E कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब A2 से अगर देखते हैं तो E इंटू A2, इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। A3 की बात करते हैं तो E इंटू A3, इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसी तरह अगर E A1 की बात करते हैं तो इसके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। हर जगह, चाहे वो इस तरफ देखें अपोजिट साइड में, चाहे वो P के साइड में ही देखें, हर बार हमको फील्ड की डायरेक्शन इससे रेडियली आउटवर्ड ही मिलेगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में मिलेगी। यानी इस केस में हमारे पास ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 0। हमारे पास केवल और केवल एक कंपोनेंट आएगा E.A1। अब ये पोर्शन हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। कितना हो गया, E.A1। अब यहाँ पे एरिया 1 कितना होगा, अगर हम इसके सरफेस का एरिया निकालना चाहें तो सरफेस का एरिया कितना होता है, 2πr इंटू L, जहां हमारा रेडियस कितना है, r है, जो कि उस वायर से पोजीशन P की बात हुई। तो उस पोजीशन P से होता हुआ एक सरफेस अज्यूम किया जिसका एरिया इतना निकला हमारा कितना, 2πrl। यानी फर्स्ट पोर्शन जो इंटीग्रल ऑफ E.ds था वो पोर्शन रिड्यूस होकर केवल एक ऐसे सरफेस में कन्वर्ट हो गया, एक छोटे से वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, यानी हमारा काम आसान हो गया। सेकंड केस क्या कहता है, Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको लैम्डा गिवन है तो इसके L लेंथ, मान लिया सिलेंडर की लेंथ L है तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू n। तो यानी यही क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड। यानी ये पोर्शन भी हमारे लिए पता चल गया, वो कितने के बराबर होगा, Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू
लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास टोटल वैल्यू रिड्यूस होकर क्या हो गई, टोटल वैल्यू रिड्यूस होकर क्या बन गई, ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इससे अगर हम फील्ड लिखना चाहें वायर से परपेंडिकुलर किसी भी पोजीशन पी पर, तो वो कितनी आ जाएगी हमारी, 1 डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो ये हमारी फील्ड वैल्यू किसके लिए, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले एक वायर की जिसकी लेंथ हमारी इनफाइनाइट है। सेकेंड केस ले लेते हैं एक सरफेस। अब इस सरफेस को हमने क्या किया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी। अब इस केस में हम कैसा सरफेस चूज करना चाहेंगे जो हमारे लिए आसान काम करे। पहले तो हम ये जान लेते हैं किसके बारे में दिया गया हुआ है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। कितनी दे रखी है, सिग्मा। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस सरफेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पॉइंट पी पर अगर हमको फील्ड निकालनी है तो वो फील्ड कितनी है। अब पी से जाने वाला एक ऐसा सरफेस चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा सिमेट्रिक हो। अब यहां से सरफेस हम कैसे कैसे चूज कर सकते हैं, ऐसा भी चूज कर सकते हैं। एक सरफेस हमारा सरफेस 1, दूसरे केस में हम एक सिलेंडर चूज कर लेते हैं। एक और केस ले लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे 3 तरह के सरफेस चॉइस हैं, दूसरा है S2 और तीसरा हमारा है S3। S2 सरफेस को देखें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस ऑफ डेल्टा S हमें मिलेंगे। अब हम इस केस में भी ये बात आसानी से प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि हमने लाइन के केस में प्रूव किया था कि हर बार हमको क्या मिल रहा था कि जो हमारे फील्ड लाइंस थी वो किस डायरेक्शन में मिल रही थी, इस डायरेक्शन। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर हम इसका भी करना चाहें तो इस पर भी अगर हम कैलकुलेट करें तो हर बार हमको फील्ड डायरेक्शन किधर मिलेगी, हमको परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही मिलेगी। यानी इस केस में भी हमारी फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, फील्ड लाइन हमारी यूनिफॉर्म है। इस केस में अगर तीनों सरफेस को देखें तो हर सरफेस के लिए जो फील्ड लाइन होंगी उसकी तो डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इस तरफ ऐसे होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कौन सा सरफेस हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, किसके लिए, एरियल वेक्टर के लिए। अब इस सरफेस का एरियल वेक्टर देखें तो हर जगह अलग अलग, यानी हर बार अलग अलग एंगल, यानी इतने ज्यादा पोर्शंस ई डॉट ds में मिलेंगे सरफेस 1 के लिए कि हम उसको कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे। यानी हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, टीडियस हो जाएगा। हम आसान से आसान तरीका चाहते हैं। दूसरा सरफेस 2, सरफेस 2 के पास 3 तरह के सरफेस हैं। पहला इसका रेडियल सरफेस, दूसरा इसके बैक साइड का रेडियल सरफेस और तीसरा इसका लीनियर सरफेस। अगर हम सरफेस 3 की बात करें, यानी सरफेस 2 पे हमको 3 फ्लक्स मिलेंगे। कौन कौन से, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 और फ्लक्स 3। और अगर हम वैसे भी देखना चाहें ई डॉट ds के फॉर्म में तो इस पे हमको ई डॉट S1 मिलेगा प्लस ई डॉट S2 मिलेगा प्लस ई डॉट S3 मिलेगा। यानी 3 ही सरफेस हमको मिलेंगे, यानी 3 वैल्यूज को हमको ऐड करना होगा। सरफेस 3 के केस में जो हमारा इंटीग्रल वाले मिलेगा ई डॉट डेल्टा S, उस केस में भी हमको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेंगे, एक इसके लिए, एक लीनियर और एक बैक साइड। इस केस में भी हमें 3 ही मिल रहे हैं, यानी हमारे पास 2 चॉइस इजिली अवेलेबल है। कौन कौन से चॉइसेस, पहला या तो हम रेक्टेंगुलर सिलेंडर लें या हम सर्कुलर सिलेंडर लें। अब इन दोनों में से हम कोई भी चूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में कैलकुलेशन जो है वो सेम अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यानी इन दोनों में से आर्बिट्ररी हम कोई भी चूज कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी के बुक में रेक्टेंगुलर दे रखा है, हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेकर चल लेते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेंडर हम यहाँ पे स्फेरिकल सिलेंडर लेकर अपना काम कर लेते हैं।
पहला तो हमारा सरफेस ये है S1, दूसरा सरफेस S2 और तीसरा सरफेस S3। इन तीनों साइड में अगर हम फील्ड लाइंस देखते हैं, फील्ड लाइंस यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिलेंगी और पीछे भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस मिलेंगी। इस पोजीशन पे भी अगर हम फील्ड लाइंस देखेंगे तो हमको फील्ड लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही मिलेंगी। यानी यहाँ पे फील्ड लाइन कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड लाइन का होना हमारे लिए एक एडवांटेज होता है। अब यहाँ पे अगर सरफेसेस के बीच के एंगल देखें तो सरफेस 1 और सरफेस 2 के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में। इस केस में 90 डिग्री। यानी अगर हम इस पूरे सरफेस के लिए E डॉट ds कैलकुलेट करते हैं, इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए जो हमने अभी चूज किया है, वो कितना आएगा, E इंटू सरफेस 1 cos 0 डिग्री प्लस E इंटू सरफेस 2 cos 90 डिग्री प्लस E इंटू सरफेस 3 cos 0 डिग्री। 90 डिग्री वाला पोर्शन तो तुरंत 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, E सरफेस 1 प्लस E सरफेस 2 सरफेस 3। अब सरफेस 1 और सरफेस 3 को देखें तो दोनों की दोनों कैसे सरफेस है, सिमेट्रिक है। यानी सरफेस 1 जितना एरिया होगा उतना ही एरिया सरफेस 3 का भी, उसको बोल दिया हमने सरफेस S। और वो कितना होगा, अगर इस अज्यूम सिलेंडर का रेडियस, ये रेडियस स्मॉल r है, तो कितना कहलाएगा, पाई r स्क्वायर। यानी इस वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ E S या 2 टाइम्स ऑफ E इंटू पाई r स्क्वायर। अब ये एरिया कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, सिग्मा। तो एरिया A में कितना चार्ज होगा इंक्लोज्ड, तो Q इन कितना आ जाएगा, एरिया A इंटू सिग्मा। और एरिया A कितना है, पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब हमारे पास बिल्कुल वही गॉसियन थ्योरम जो कहता है, क्या कहता है, E डॉट ds इक्वल टू Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। E डॉट ds हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, 2 E पाई r स्क्वायर। और Q इन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इस सेक्शन को हम अरेंज करके देखें, रीअरेंज करके देखें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा ही हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए भी कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको रो दे रखी है किसी भी स्फीयर की, और इस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम। एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये एक शेल है। शेल मतलब अंदर से कैसा है, एम्प्टी है, खोखला है। अगर ये कंडक्टर का सरफेस है या कंडक्टर का वॉल्यूम है, तो पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा, सरफेस पर फ्लो करके आ जाएगा। यानी पूरा का पूरा चार्ज जो अंदर था वो कहां आ जाएगा, सरफेस पर इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जैसे इसको चार्ज दिया, पूरा का पूरा चार्ज जो है वो सरफेस पर पहुंच जाता है। इसके होने का रीजन ये है कि जो प्लस हैं वो आपस में पास पास नहीं रह सकते, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये सारे चार्जेस अपने आप को इस तरह रिपेल करके रखेंगे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का हो जाए कि इनके थ्रू नेट फील्ड अंदर की ओर 0 हो जाए। बट ये तो हमने थ्योरेटिकली कह दिया, लेकिन इस बात को प्रूफ कैसे करें, अगेन वही काम करना है। अंदर एक पॉइंट P मान लेते हैं। अब इस पॉइंट P से होने वाला एक सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। हमने एक सरफेस ले लिया ऐसा। अब अगर सारे के सारे चार्जेस जो है सरफेस पर आ चुके हैं, तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब इस केस में अगर इनर पोर्शन को हम इनर पोर्शन की ओर एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को, मान लेते हैं कि अंदर से फील्ड लाइंस आ रही हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूफ नहीं किया है कि फील्ड लाइंस अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अगेन हमको दो चीजें चाहिए होगी, क्या, इंक्लोजिंग E डॉट ds। अब अगर हम अंदर वाले सरफेस को देखें तो हर पोर्शन के लिए
सरफेस वेक्टर डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होंगी, यानी यहाँ पे हमको बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी ई डॉट डी एस की, क्योंकि एंगल्स क्या होंगे हर बार अलग अलग होंगे। अगर यही हम कोई दूसरा सरफेस चूज करते हैं, यहाँ पे इसके थ्रू होने वाला, अगर हम एक ऐसा सरफेस चूज कर लेते हैं जहां पे वो पॉइंट पी जो है उस सरफेस पर लाई कर रहा है, इसको समझने के लिए मैं स्फीयर को डिलीट कर दे रहा हूं ताकि हमें सरफेस दिखाई दे जाए। अब कुछ ऐसा हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इसके पास एक सरफेस इधर, एक सरफेस इधर, एक सरफेस ऊपर, एक सरफेस नीचे, एक सरफेस पीछे, मतलब टोटल 6 सरफेसेस मिलेंगे। तो पिछले वाले से तो अच्छी ही चॉइस है। पिछला वाला चॉइस क्या था, पिछला वाला चॉइस हमें ये दे रहा था कि अगर हम देखें तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज का कैलकुलेशन हमको करना पड़ सकता था ई डॉट डी एस के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे हमारे पास 6 सरफेसेस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर सरफेस के साथ फील्ड सिमेट्रिक नहीं है, यानी हर सरफेस के लिए हमको ई डॉट डी एस कैलकुलेट करना पड़ सकता है इनफाइनाइट टाइम्स, यानी हमारे लिए ये सरफेस चॉइस भी बहुत अच्छा नहीं। तो हमने अभी एक ग्रीन कलर के सरफेस की बात की, सरफेस 1 जो हमारे लिए अच्छा चॉइस नहीं बन रहा है, दूसरे सरफेस 2 के बारे में बात की। अब इसकी जगह एक तीसरा सरफेस चूज करते हैं, ऐसा सरफेस चूज करते हैं जो बिल्कुल उसी की तरह हो जैसा हमारा आउटर सरफेस था। हमने अंदर में एक पॉइंट पी माना, इस पॉइंट से जाने वाला एक सरफेस चूज कर लिया, बिल्कुल वैसा ही सिमेट्रिक जैसा कि बाहर है। अब इस केस में हमारा रेडियस जो है इसका स्मॉल आर है और बाहर वाले का कैपिटल आर। अब हम रेडियस पे बात कर पा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो हर फील्ड को अगर पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो हर पोजीशन पे फील्ड और रेडियल वेक्टर, क्योंकि रेडियल वेक्टर क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, अगर हम इसके रेडियल वेक्टर्स को भी बना के देखें तो हर पोजीशन पर रेडियल वेक्टर भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी। तो यानी यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इस केस में हम अपना सरफेस कैसा चूज कर लेंगे, स्फेरिकल। अब बिल्कुल वैसा ही वर्क यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस के साथ करेंगे, ई डॉट डी एस कैलकुलेट करना है। ई डॉट डी एस, यहाँ पूरा का पूरा सरफेस सिमेट्रिक है तो एक ही सरफेस है और हर बार एंगल सेम है, तो हमको यहाँ पे केवल एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कितनी, ई इंटू डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि हर पोजीशन का इंटीग्रल अगर देखेंगे, क्योंकि फील्ड तो यूनिफॉर्म है और सभी पूरे डेल्टा एस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सरफेस, जो भी हमारा कंप्लीट सरफेस रहा होगा। अब कंप्लीट सरफेस, किसी स्फीयर का कंप्लीट सरफेस कितना होता है, डेल्टा एस 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितना है, आर है। तो यानी एक पोर्शन हमारा कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर वही क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पोर्शन की बात करें तो ये सरफेस कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये किस मटेरियल से बना हुआ स्फीयर था, कंडक्टर से। तो कंडक्टर पे जैसे ही चार्ज अंदर दिया गया तो अंदर कोई चार्ज नहीं रह जाता है, सारे के सारे चार्ज बाहर भाग जाते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्सन। आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते तो वो एक साथ कैसे रह सकते हैं, वो एक दूसरे से दूर, जितना दूर भाग सकते हैं उतना दूर भाग जाते हैं, यानी Q in क्या होगा, 0। तो 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इससे हमें क्या मिल रहा है, E डॉट डी एस इक्वल टू Q in डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हमें क्या दे रहा है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी E इक्वल टू 0। यानी इससे भी ये बात प्रूफ हो रही है, गॉसियन लॉ से भी ये बात प्रूफ हो रही है कि अगर शेल है, एक स्फेरिकल शेल है और वो कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग के केस में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अंदर चार्ज दिया नहीं जा सकता, कोई सरफेस अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अंदर में फील्ड हमेशा क्या होगी, 0। वहीं अगर ये काम हम इस सरफेस पर करें, यही काम हम इस सरफेस पर किसी पोजीशन P पर अगर फील्ड निकालना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा
डेल्टा एस कितना हो जाएगा, उस केस में हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। और उस केस में क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज जितना गिवन टू द सरफेस होगा सारा का सारा चार्ज इनक्लोज हो रहा है, उस केस में ये कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी यही वैल्यू किस तरह लिखी जा सकेगी जब वो पॉइंट ऑन द सरफेस होगा, E into 4 pi r square equal to q divided by epsilon naught। इसको रीअरेंज करके लिखे तो कितना बन रहा है, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q by r square। अगर यही काम हम किसी बाहर आउटर सरफेस पर, किसी पॉइंट पर, किसी आउटर पॉइंट पर निकालने की कोशिश करें, अब यहाँ पे हमारा पॉइंट कहाँ पे है, आउटर सरफेस पे है, यहाँ पे इस केस में। तो थर्ड केस में भी अगर हमारा रेडियस यहां से यहां तक का रेडियस, जिसको हमने R1 कह दिया, R1, तो उस केस में यही हमारा फील्ड, ये हमारा एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। उस केस में हमारा Q इन कितना होगा, Q इन अगेन हमको कितना मिलेगा, पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज होगा, तो Q इन भी हमेशा Q ही मिलेगा। उस केस में, केस थर्ड में भी हम क्या कह सकते हैं, ये है केस सेकंड, ये केस फर्स्ट। तो केस सेकंड जहां पे वो पॉइंट आउटर टू द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर व्हिच हैज बीन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, उस केस में क्या होगा, E 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस केस को अगर हम देखें तो ये हमें क्या दे रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R1 स्क्वायर। केस सेकंड और केस थर्ड से हमको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चल रही है। वो क्या है इंटरेस्टिंग चीज, कि अगर हम कोई ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करते हैं जो उस सरफेस पर लाई करे या उस सरफेस से बाहर लाई करे, उसके किसी पॉइंट पर अगर हमको फील्ड कैलकुलेट करनी है तो फील्ड बिल्कुल वैसी ही फील्ड आएगी जैसा कि कूलॉम्स लॉ में एक यूनिट चार्ज Q मान के उससे सेपरेशन R1 पर अगर किसी पॉइंट P पर हम फील्ड कैलकुलेट करें। यानी गॉस लॉ जो है वो कूलॉम्स लॉ को सिंपली एक्सप्लेन करता है। इस केस में हम फील्ड थ्रू कूलॉम्स लॉ कितना लिख सकते हैं, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 स्क्वायर। बिल्कुल वही वैल्यू है जो अभी हमने केस सेकंड या केस थर्ड में कैलकुलेट की। ये तीनों वैल्यूज बिल्कुल सिमेट्रिक है, यानी हम गॉस लॉ के थ्रू जो है कूलॉम्स लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है वेरिफिकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ की। इसी प्रोसेस को तो हमने कूलॉम्स लॉ का भी वेरीफाई कर दिया। यानी अगर हम कोई ऐसा सरफेस चूज करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट के को पूरी तरह इंक्लोज कर लेता है, यानी उस पे प्रेजेंट चार्ज को पूरी तरह इंक्लोज कर लेता है, तो वो सरफेस चाहे वो सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, चाहे वो ऐसा ही सरफेस क्यों ना हो, ऐसा ही वॉल्यूम क्यों ना हो, जैसे हमने यहाँ पे रेडियल वॉल्यूम लिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा ही वॉल्यूम क्यों ना हो, इसको हम किस तरह अज्यूम कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह। तो गॉस लॉ और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह जो है चैप्टर नंबर 1 के लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम नेक्स्ट टाइम पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। थैंक यू।